दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव सिर पे है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने भारत के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत में तो हो ही रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया को इस बात की चिंता है कि किस तरह से जो पिछले 10 साल से मोदी साहब की सरकार देश में काबिज है, एक देश में उत्साह का माहौल है, देश में एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसको कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि जब तक भारतीयों को हम इनसिक्योर नहीं रखेंगे, ये लोग बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। इसीलिए 2024 में तख्ता पलटना जरूरी है। नहीं तो 15 साल लगातार अगर उन लोगों की सरकार रहती है जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। हिंदुस्तान में हर आदमी अपना माल बेचना चाहता है। भारत के पास बहुत रिसोर्सेज हैं और भारत की एक दुनिया में अपनी एक साख बन चुकी है। जब तक विदेशी ताकतें भारत के पॉलिसी प्लानिंग सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकती, तब तक वो भारत में अपने मन मुताबिक पॉलिसीज नहीं बनवा पाएंगी और उसका खामियाजा ये होगा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो फिर विदेशों से जो माल आयात होता है उसमें कमी आएगी। और ऑलरेडी जो देश आर्थिक मंदी झेल रहे हैं, जो मार्केट के रिवाइवल की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि अगर भारत जितना बड़ा बाजार भी हाथ से चला जाता है। तो ये चिंता की बात है। अब सवाल ये है कि भारत सरकार को या मोदी गवर्नमेंट को कैसे सत्ता से हटाया जाए। इसकी तैयारियां काफी समय से दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं उनकी राजधानियों में चल रही होंगी। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जिस नजरिए से चुनाव को देखते हैं, दुनिया वैसे नहीं देखती है। हमारे लिए यहाँ तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। पूरी दुनिया के लिए एक फॉरेन पॉलिसी और एक स्ट्रेटेजिक मूव भी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका में जब चुनाव हुए तब आरोप ये लगा था कि रशिया ने इंटरफियर किया, चाइना ने इंटरफियर किया। इसी तरह से बाकी यूरोपियन देशों में जब चुनाव होते हैं तो आरोप ये लगते हैं कि विदेशी ताकतें इंटरफियर कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत के चुनाव में विदेशी ताकतें इंटरफियर नहीं करेंगी? अगर आप ये सोचते हैं तो आपको अपने ऊपर अपनी जो सोच है उसमें सुधार करने की जरूरत है कि इतना बड़ा बाजार, इतना महत्वपूर्ण देश, क्या विदेशी ताकतें इसमें इंटरफियर नहीं करेंगी? ऐसा हो नहीं सकता। अब सवाल यह है कि अगर मोदी को हटाना है तो क्या करना चाहिए। बहुत तरह के हथियार होते हैं, बहुत तरह के तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले आज तक अपनाए गए और वो कामयाब भी रहे, लेकिन कई बार और आजकल खासकर वो फेल भी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर का मुद्दा। जब तक 370 धारा थी, कश्मीर का मुद्दा ज्वलंत था। कभी भी किसी विदेशी सरकार ने, खासकर सो कॉल्ड हमारे जो मित्र देश हैं, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की तरफ से आ रहे आतंकवाद को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। यहां तक कि यूएन में भी पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में जो अराजकता चलती रही, आतंकवाद चलता रहा, वो सबको सूट करता था, क्योंकि वहां पे भारत की जो मानसिक शांति थी वो डिस्टर्ब थी, भारत का रिसोर्सेज वहां वेस्ट हो रहा था, भारत की फौजें वहां लगी हुई थी और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कोई ना कोई एनजीओ कोई ना कोई शगुफा छोड़ता रहता था। तो ये एक एजेंडा चल रहा था जो बहुत सारे लोगों को सूट करता था। लेकिन जब से 370 धारा हटी है, अब इनके पास वो एजेंडा रहा नहीं। तो ये उनके लिए अब एक, जैसे कह सकते हैं, चिंता की बात है। तो अब नया एजेंडा ढूंढना जरूरी है। दूसरा एजेंडा उठाया गया मणिपुर। बहुत आग लगी, लेकिन आपने देखा होगा
मणिपुर की जो घटनाएं थी उनको हवा देने के लिए यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया और ये कहा गया कि वहां पे जिस तरह से चर्चेस पे हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक बात है। आप समझिए इस बात को, उनको सिर्फ चर्चेस की चिंता थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस तरह से वहां पे लोगों के घर जलाए जा रहे हैं या बाकी धार्मिक स्थलों का नुकसान हो रहा है, ये सब चिंता की बात है, नहीं। उनकी चिंता सिर्फ चर्चेस तक की थी। सिर्फ उनको अपनी कम्युनिटी और अपने इंटरेस्ट से मतलब था, मणिपुर से मतलब नहीं था, भारत से मतलब नहीं था। ये एविडेंस हमारे सामने है। लेकिन अब धीरे धीरे मणिपुर की घटनाएं शांत हो रही हैं, उसका कोई राजनीतिक असर भारत की राजनीति पे दिखने वाला नहीं है। इसीलिए मणिपुर का मुद्दा भी अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो संस्थाएं उन्होंने छोड़ दिया है। हाँ, इधर उधर शोर मचाते रहे। एक और मुद्दा जिसको लेके अक्सर चुनाव में हलचल होती है वो है इन्फ्लेशन का। टमाटर के दाम 200 हो गए, चीजें इतनी महंगी हो गई, आज वही टमाटर 10-15 रुपये 20 रुपये किलो बिक रहा है। क्या आपने टमाटर की चर्चा सुनी? इसका मतलब टमाटर भी अब चुनावी मुद्दा नहीं रहा। अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन हिंदुस्तान में सबको ये पता है कि सरकारें जरूरत से ज्यादा रोजगार दे नहीं सकती, चाहे वादे कोई कुछ भी कर ले। हर पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। जनता को ये बात समझ में आ गई है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का एजेंडा है ये सीरियस मैटर है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई आंसर नहीं। इसीलिए ये मुद्दा भी अपने आप में गौण हो जाता है। करप्शन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान में। करप्शन इसलिए मुद्दा बनता था क्योंकि करप्शन के कारण कई बार सरकारें बदली और गई हैं। फॉर्चुनेटली मोदी सरकार ने पहले दिन से इस बात को बहुत क्लियरली कह दिया था कि अगर कोई भी मंत्री करप्शन के मुद्दे में सामने आया उसकी कुर्सी जाएगी। क्लैरिटी होने के कारण करप्शन के एलिगेशन कम से कम मोदी सरकार के ऊपर नहीं है, उनके मंत्रियों पे नहीं है। हालांकि बहुत बार करप्शन के केसेस राफेल के माध्यम से, अडानी के माध्यम से और किसी माध्यम से सरकार पे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हथकंडा काम नहीं आया। तो करप्शन का मुद्दा भी 2024 में बहुत बड़ा मुद्दा दिखता नहीं लग रहा है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात हिंदुस्तान में जो अक्सर होती थी वो था हिंदू मुस्लिम दंगे। पहले ये दंगे काफी लंबे चलते थे, लेकिन गुजरात की घटनाओं के बाद, यूपी की घटनाओं के बाद जिस तरह से एक सामाजिक संतुलन आया है, अब दोनों पक्षों को ये लगता है कि दंगा करने से नुकसान होगा तो दंगा ना किया जाए। तो अब आपने देखा होगा कि दंगा सिर्फ छुटपुट किसी स्पॉन्सर्ड दंगे के रूप में होता है, कोई उसके पीछे होता है, साजिश की जाती है। वो हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते जो महीनों तक चलते रहते थे। और ये बात अब सबको समझ में आ गई है कि अगर हिंदू मुस्लिम दंगा होगा तो बुलडोजर भी चलेगा और भी कार्रवाइयां होंगी। तो दोनों पक्ष इस बात को समझते हैं कि ये करना कोई फायदेमंद नहीं है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का इतना प्रेशर होता है कि अब आप वन साइडेड स्टोरी नहीं दिखा सकते। पहले अगर आप एक ही धर्म की चीजें दिखाते रहें और लोगों को भड़काते रहें, अब ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ज्यादा लंबे समय तक दंगा प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है। छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि कुछ सिरफिरे लोग मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो पॉजिटिव हो रहा है, अब चाहे हम कुछ भी बोले, विमेन रिजर्वेशन बिल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारत की राजनीति में। इसका लाभ सरकार को मिलेगा। इसका मतलब 2024 में विमेन रिजर्वेशन जो है वो मोदी सरकार के फेवर में जाएगा, ना कि अगेंस्ट में। इससे बहुत लोग विचलित हैं। इसके अलावा जो G20 का सक्सेसफुल कंक्लूजन हुआ है, इससे भारत की साख बनी है, मोदी साहब की छवि इंप्रूव हुई है। जो लोग साइडलाइन पे थे अब उनको ये भी लगने लगा है कि कुछ भी हो, एक बार तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा गाड़ ही दिया। इसी तरह से चंद्रयान की बात हो, आदित्य की बात हो, दोनों जगह पे भारत को पॉजिटिव मैसेज मिला है। लोग उत्साहित हैं
और सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो ये भी 2024 में मोदी के फेवर में जाने वाला है। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है चुनाव से पहले, वो है राम मंदिर का उद्घाटन, वहां पे मूर्ति स्थापना, और जो बहुत बड़ा एक मुझे लगता है जश्न होगा और पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बदलेगा। जब सब कुछ पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो 2024 में मोदी को कैसे हटाया जाए, सवाल अब ये है। इसीलिए जो नया शगुफा छोड़ा जा रहा है वो ये है कि अब पंजाब को जलाया जाए, खालिस्तान को हवा दी जाए, खालिस्तान के मुद्दे को हवा दी जाए, दूसरी तरफ साउथ में सनातन के मुद्दे को हवा दी जाए, अलग अलग राज्यों में, देश में अलग अलग जगह अराजकता पैदा की जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। और इसका नेगेटिव प्रभाव अगर केंद्र के चुनाव पे पड़ता है और मोदी साहब की सरकार जाती है, तो देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं दूसरी राजधानियों में बैठे हुए लोग, उनके लिए एक शुभ समाचार होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से कनाडा ने मुद्दा उठाया है, और वो भी मुद्दा कौन सा, एक आतंकवादी की हत्या हुई है और उसका ये कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी है। लेकिन यही देश कि अपने ऊपर जब आतंकवादी हमला होता है तो पूरे दल बल सहित इराक पे चढ़ाई कर देते हैं, अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर देते हैं। तब इनको ना तो सॉवरिटी समझ में आती है, ना टेररिज्म इम्पैक्ट समझ में आता है। तब इनको रूल ऑफ लॉ नहीं समझ में आता, क्योंकि वहां पे माइट इज राइट होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आने वाले दिनों में आपको ऐसी और बहुत सारी घटनाएं दिखेंगी, जिसके कारण आपको लगेगा कि भारत में पंजाब जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, वहां पे गदर मचाने की कोशिश की जा रही है और खालिस्तान समर्थित कुछ लोगों को हवा देने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है भारत सरकार का ये कदम सही है कि जो कनाडा से लोग आएंगे उनकी स्क्रूटनी हो, उसके बाद ही वीसा मिले। फिलहाल तो वीसा रोक दिया गया है। तो दोस्तों, हमें इस बात के लिए सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा कि भारत विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े। वो भारत के बाजार को दोहन करना चाहती हैं, बाजार के रूप में भारत का इस्तेमाल करना चाहती हैं, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। इसीलिए हमें थोड़ा सजग रहना होगा। आने वाले दिनों में बहुत तरह की अफवाहें उठेंगी। हमारे मीडिया को, हमारे यूट्यूबर्स को ये बहुत संभल के अपने रिपोर्टिंग करनी होगी कि इससे कोई गलत मैसेज ना जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या 2024 में खालिस्तान मुद्दा बनेगा? क्या जनता उससे भटकेगी, या फिर राष्ट्रवादी लोग इकट्ठे होकर एक राष्ट्रवादी सरकार बनाएंगे? ये अब सोचने की बात है। दूसरी तरफ राहुल गांधी साहब का विदेशी दौरा जारी रहेगा, क्योंकि विदेशी ताकतों को, खासकर इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज को ये लगता है कि मोदी की जगह राहुल साहब को किसी तरह से अगर भारत की लीडरशिप दे दी जाए तो उनका काम आसान हो जाएगा। प्रयास दोनों तरफ से हैं। अब देखना यह है कि देश की जनता क्या फैसला करती है। हम लोग और आप लोग आने वाली घटनाओं पर नजर रखेंगे। लेकिन आपका क्या कहना है? क्या खालिस्तान आने वाले दिनों में मुद्दा बनेगा? और अगर हाँ, तो क्या भारत की राजनीति पे इसका पॉजिटिव प्रभाव होगा या नेगेटिव? क्या केजरीवाल साहब, जो अभी तक मुंह बंद किए बैठे हैं, क्या कुछ बोलेंगे? हम इस पे अलग से चर्चा करेंगे कि केजरीवाल की क्या मजबूरियां हैं कि वो इस समय जो आतंकवाद की घटनाएं चल रही हैं या उससे संबंधित जो बयान आ रहे हैं, खालिस्तान को लेके कनाडा के बयान जो आ रहे हैं, भारत सरकार का जो जवाब है, केजरीवाल की तरफ से एक शब्द नहीं आया। ये भी एक इंटरेस्टिंग राजनीति है जिसकी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।